तो बच्चों आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। पिछले लेक्चर पे हम लोग ने देख लिया था कि ग्राफ्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। हम लोग ने उसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखा था, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखा था। और उसमें हमने आपको बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, स्लोप क्या देगा, ऐसे ऐसे सभी की हमने एरिया और स्लोप की बात करी थी। अब इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ क्यों करते हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए इक्वेशन क्या होती है। देखिए, जब हमारे पास एक वैसा एक मोशन इस तरीके का हो रहा हो जिसमें स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहे, मतलब स्पीड चेंज ना हो। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी से चल रहे हैं, आप कोई भी व्हीकल से चल रहे हैं, उस व्हीकल की स्पीड अगर 20 किलोमीटर पर आवर है और वही मेंटेन रहे पूरे जर्नी में, तो हम लोग अगर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं कि 4 घंटे में 5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम लोग सीधे क्या करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाते हैं और उससे डिस्टेंस निकाल लेते हैं। लेकिन हमेशा तो ये होगा नहीं कि आप कांस्टेंट स्पीड से चल पाएं। तो जब इंसान कांस्टेंट स्पीड से ना चल के वो कुछ ना कुछ स्पीड चेंज करता रहता है, जब स्पीड में वेरिएशंस आते हैं, तो ऐसे वेरिएशंस के लिए हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं। मतलब ये हुआ कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो हमको तब पढ़नी होती है जब हम लोग एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम लोग जब लेके चलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ऐसा मोशन होता है जिसमें एक्सेलरेशन हो। ठीक है, तो एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हमको जब भी डिस्टेंस निकालनी हो या जब भी एक्सेलरेशन निकालना हो, ठीक है, तो एक्सेलरेटेड मोशन के केस में या नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में हम लोग क्या लगाते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाते हैं। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ये हुआ जिसमें वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगी, वेलोसिटी चेंज होती रहेगी हर एक पॉइंट पे। अब यहाँ पे आप एक ग्राफ देख पा रहे होंगे। ये जो ग्राफ है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी लिया है और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब इसमें देखिए हमको करना क्या होता है, हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी है। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हमने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बताया था कि ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करती है। क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब ये जो ग्राफ है दिस इज डिपिक्टिंग अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ग्राफ। अब इस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ग्राफ में हमको इक्वेशंस ऑफ मोशन लगानी होती है। तो पहली इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन होती है, फर्स्ट इक्वेशन हम लोग कैसे लगाते हैं तो उसको समझिए। फर्स्ट इक्वेशन निकालने का तरीका ये होता है कि फर्स्ट इक्वेशन के केस में हम लोग स्लोप को कंसीडर करते हैं। मतलब हमको स्लोप चाहिए होता है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है ढलांग। तो इसकी ढलांग आप देख रहे हैं, इसकी ढलांग थोड़ी सी तिरछी है, थोड़ी सी इंक्लाइंड है, ठीक है। वही इंक्लिनेशन क्या कहलाता है, स्लोप। और स्लोप का पिछले टर्न पे हमने फॉर्मूला बताया था। स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। अभी आप सोच रहे हैं ट्राइंगल क्या बना दिया, इस ट्राइंगल को बोलते हैं डेल्टा, और इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो चेंज इन वाई एक्सिस अब देखेंगे तो वाई में क्या है, वाई एक्सिस में अभी देखिए यहाँ पे अगर ए पॉइंट पे देखेंगे तो ए पॉइंट पे वाई की वैल्यू क्या है, यू है, और बी पॉइंट पे वाई की वैल्यू क्या हो गई है, वी हो गई है। तो चेंज कितना हुआ, चेंज मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल इसमें क्या है, वी, और इनिशियल क्या है, यू। तो हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन एक्स एक्सिस में कितना चेंज हुआ। तो अब बी पॉइंट पे अगर नीचे हम लोग ऐसे आएंगे, अब बी पॉइंट पे देखिए एक्स एक्सिस कहाँ पे लाई करेगी, बी पॉइंट को अगर ऐसे टच कराएं एक्स एक्सिस पे, तो ये एक्स एक्सिस यहाँ कहीं आ रही मीट कर रही है। इसका मतलब इस पॉइंट पे हम मान लेते हैं टाइम टी है, ठीक है। और ये जो ए पॉइंट है इस पे टाइम क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा टी माइनस जीरो, फाइनल माइनस इनिशियल, ये एक्स पे ही तो है। और वाई पे क्या है, वाई पे हो जाएगा वी माइनस यू। तो हमारे पास फॉर्मूला मिल गया वी माइनस यू अपॉन टी। और ये स्लोप कौन से ग्राफ का है, ये स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है, तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमको देता है एक्सेलरेशन। क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हम लोग ने स्लोप के नीचे जहाँ स्लोप लिखा था वहाँ क्या लिख दिया, एक्सेलरेशन लिख दिया। तो अब इस टाइम को क्या करना है, टाइम को भेज देना है ऊपर। तो a इंटू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू। अब u को जब इधर भेजेंगे तो अभी u इधर निगेटिव में, तो उधर आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी, या हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस
AT। ये हमारी पहली इक्वेशन है। ये क्या है? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं कि ये जो V, U, A और T है वो है क्या। एक बार फिर से, तो V जो है दैट इज फाइनल वेलोसिटी। V इज व्हाट? V इज फाइनल वेलोसिटी। तो V फाइनल वेलोसिटी है, V इज फाइनल वेलोसिटी। U क्या है? U इज इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब शुरुआत में देखा जाएगा, हमने जब कोई भी कंडीशन देखना स्टार्ट किया तो जो वेलोसिटी होगी गाड़ी की, जो भी वेलोसिटी होगी व्हीकल की, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय U, इनिशियल वेलोसिटी। और अगर पूछा जाए ये स्मॉल a क्या है? स्मॉल a रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब होता है कितनी तेजी से आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आपकी वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर थी और 1 सेकंड बाद वेलोसिटी हो गई 15 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा कोई बच्चा था, उसकी वेलोसिटी अभी 10 किलोमीटर पर आवर थी और उसकी 1 सेकंड बाद वेलोसिटी हो गई 20 किलोमीटर पर आवर, तो आपको बताना है कि एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा होगा, पहले बच्चे का कि दूसरे बच्चे का। तो जिस रेट से एक्सेलरेशन चेंज होता है, आप देख सकते हैं दूसरे केस में रेट ज़्यादा है, 10 किलोमीटर पर आवर 1 सेकंड में चेंज हो रही है, मतलब उसका रेट क्या है, स्पीड चेंज होने का, स्पीड चेंज होने की दर क्या है उसकी, ज़्यादा है। तो जिसकी जो दर होती है, जिस रेट से स्पीड चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो जो स्मॉल a है दैट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? दैट इज रिप्रेजेंटिंग एक्सेलरेशन। और जो t देखा जाएगा, t है टाइम। ये कौन सा टाइम है? दिस इज टाइम पीरियड। मतलब ये क्या होता है एक तरीके से, दिस इज टाइम पीरियड। अब ये टाइम कौन सा, ये जानना बहुत जरूरी है। ये टाइम वो है जब ऑब्जेक्ट u से v वेलोसिटी तक पहुंचा। मतलब ऑब्जेक्ट की मान लीजिए अभी वेलोसिटी थी 5 किलोमीटर पर आवर और 20 मिनट्स बाद वेलोसिटी हो गई 100 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो 20 मिनट्स का गैप आया, दिस इज व्हाट? दिस इज t। तो हमको ये फर्स्ट इक्वेशन ये देती है कि किसी भी व्हीकल की फाइनल वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम। मतलब इनिशियल वेलोसिटी में क्या जोड़ना है हमको? एक्सेलरेशन इनटू टाइम का प्रोडक्ट। एक्सेलरेशन और टाइम को क्या जोड़ना है? प्रोडक्ट जोड़ना है। तो हमको क्या मिल जाएगा? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आई होगी। अब सेकंड के लिए देखिए, सेकंड के लिए हमको कैसे करना पड़ता है। तो याद रखिए, फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं, और बाकी जो दोनों इक्वेशंस होती है उसके लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। जब बॉडी चल रही है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, मिनिमम डिस्टेंस जो कवर करेगी दो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो अगले दो इक्वेशंस में हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालते हैं। तो देखिए, आपको ये समझना है कि फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग ने स्लोप का फॉर्मूला लगाया था, आगे हम लोग स्लोप का फॉर्मूला नहीं लगाते, आगे हम लोग लगाते हैं एरिया का फॉर्मूला। ये किसका? अब ग्राफ सेम रहता है, ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं होंगे, इसलिए मैं ग्राफ यही रखूंगा और आपको फिर से दूसरा समझाने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग आते हैं अपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपको पहले ये समझना है कि हमारे पास ग्राफ सेम रहेगा। जो फर्स्ट इक्वेशन में ग्राफ था बिल्कुल सेम वही ग्राफ सेकेंड इक्वेशन में भी रहता है। ग्राफ हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइंड लाइन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन एक्सेलरेटेड मोशन। और कैसा एक्सेलरेटेड है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। अब देखिए, इसमें हमको करना क्या होता है, हमको निकालना होता है कि ये ग्राफ के अंदर जो एरिया अंदर आ रहा है इस ग्राफ के, वो एरिया क्या है। तो देखिए, कोई भी ग्राफ होता है, हमने आपको बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होगा, दिस एरिया दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग व्हाट? दैट वुड बी रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट। क्या रिप्रेजेंट करेगा? दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट। कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट? जब वेलोसिटी ए थी, जब ए पॉइंट पे वेलोसिटी मान लेते हैं u थी, बी पॉइंट पे वेलोसिटी v थी, तो इसका मतलब बॉडी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर करी होगी। तो जो डिस्प्लेसमेंट कवर करी है दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरिया। अब ये एरिया क्या है? दिस एरिया इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी एम, दिस इज द पॉइंट m एंड दिस इज o। तो इट इज द एरिया ऑफ trapezium ABMO, and we know the formula of area of trapezium ABMO is half into sum of parallel sides, sum of parallel sides, this parallel sides multiplied by height। अब यहाँ पे height तो है नहीं, लेकिन height होती क्या है? हाइट होती है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। यहाँ पे हमारे पास ये पहली पैरेलल लाइन AO है एंड द सेकेंड पैरेलल लाइन इज BM। So the distance between these two parallel lines is what? This OM is the distance between two parallel lines, and it is represented by what? It is represented by small t.
So we can write here as half into sum of parallel sides. Sum of parallel sides is what? U plus V, means half sum of parallel sides means U plus V, multiplied by height. Height is what? Height is T. I'm again repeating, height is not the actually the height, it is the perpendicular distance between two parallel lines of a trapezium. Now from the first equation we know that V is equal to U plus AT. Now we can put the value of V in this equation. We will get area of VT graph. Area of VT graph will be equal to, area of VT graph will be equal to half V U plus V, and what we can put on the value of V? V we can put as U plus AT. ठीक है, multiplied by what? Multiplied by small t. This will be equal to half U plus U will give 2U plus AT multiplied by small t. Now half can be multiplied by 2U as well as AT. So it will be equal to 2U multiplied by 1 by 2 plus AT multiplied by 1 by 2, and whole bracket will be multiplied by a small t. This will be cancelled. So U, it will become U plus this is half AT, and the whole will be multiplied by what? Multiplied by t. Now it will be again equal to ut plus half at square. So this makes our second equation of motion, and we know that area of VT graph is what? Area of VT graph is displacement. Area of VT graph is displacement. This is displacement. This is not displaced, this is displacement. And in physics the displacement is represented by small s, or we can say it as capital S. So S is equal to ut plus half at square. This is the second equation of motion. चलिए अब समझना क्या है आपको? अब ये समझना है कि ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या दे रही है हमको. तो देखिए ये हमारे पास जो s है, दिस इज व्हाट? दिस इज डिस्प्लेसमेंट. स्मॉल u क्या है? स्मॉल u इज इनिशियल वेलोसिटी, t is the time interval, a is the acceleration, and this is t square. T square means the time interval, the square of time interval. This will provide us what? This will provide us the displacement covered by the body when it has been started with the initial velocity u and is moving with a constant acceleration or uniform acceleration a, and covering in the time interval what? In the time interval of small t. So this is the second equation of motion. S is equal to ut plus half at square. The first equation of motion was v is equal to u plus at. अब हम लोग जो सॉल्व करेंगे दैट विल बी द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. अब समझिए, आपको समझना ये है कि थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में एक छोटी सी सिमिलैरिटी होती है. सिमिलैरिटी ये है कि थर्ड इक्वेशन भी हमको यही चीज़ देती है जो हमको सेकंड इक्वेशन प्रोवाइड करती है. द सेम इक्वेशन, द सेम फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बट इन अ डिफरेंट मैनर. वो डिफरेंट मैनर क्या है वो आप समझिए अब. तो दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. अब मोशन की देखिए थर्ड इक्वेशन क्या है उसको आपको समझना है. तो देखिए ये जो फर्स्ट जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन थी वो यहाँ तक तो सेम रहेगी, ऊपर वाले तक. तो इसको पहले वही लिख दीजिए, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ. ये क्या देगा? एरिया ऑफ वीटी ग्राफ विल गिव अस हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मींस u प्लस वी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? मल्टीप्लाइड बाय t. अब यहाँ पे हमको ये समझना होता है कि हम लोग पिछले बार में पिछले सेकेंड इक्वेशन में हमने क्या किया था कि v की वैल्यू पुट कर दी थी u प्लस ए टी. हम लोग यहाँ पे v की वैल्यू नहीं पुट करते, हम लोग यहाँ क्या करते हैं? t की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं. कैसे सब्सटीट्यूट करते हैं वो आप देखिए. हमको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है. जब u को इस साइड भेजेंगे तो बन जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी. जब इसको ऐसे किया, अब a को किधर भेज सकते हैं? a जब इधर जाएगा तो नीचे पहुंच जाएगा, तो v माइनस यू डिनोमिनेटर में आ जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो गया? t. तो देखिए t की हमको वैल्यू मिल गई, t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन a. अब बहुत सिंपल काम करना है कि इस t की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना है. तो क्या मिलेगा? देखिए एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, विल गेट द एरिया ऑफ वीटी ग्राफ एज व्हाट? एज 1/2 यू प्लस वी मल्टीप्लाइड बाय v माइनस यू अपॉन ए. हमने क्या किया? देखिए t की वैल्यू की जगह क्या पुट कर दिया? v माइनस यू अपॉन ए. अब इसको अगर ध्यान से देखें तो ये u प्लस वी है, ये देख सकते हैं आप लोग, दिस इज u प्लस वी. और इस u प्लस वी को हम लोग v प्लस यू, जैसे 2 प्लस 3 लिखा है तो उसको 3 प्लस 2 भी तो लिख सकते हैं. तो ये u प्लस वी था तो इसको क्या लिख सकते हैं? v प्लस यू. तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ v प्लस यू, और ये हो जाएगा v माइनस यू
होल अपॉन ए। अब ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, एक फॉर्मूला बन रहा है, एक आइडेंटिटी बन रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये आपने क्लास 8th में आइडेंटिटीज पढ़ी होगी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में पढ़ाई जाती है। ए प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या दे देगा हमको, ये हमको दे देगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड ए इज व्हाट, ए इज वी, सो इट विल बिकम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, and this will be equal to what, this will be equal to area of VT graph, and area of VT graph is what, देखिए एरिया ऑफ VT ग्राफ हमने लिखा है व्हाट, डिस्प्लेसमेंट मींस S, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट S, तो S इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, 2a हमको इधर शिफ्ट करना है, तो जब 2a को इधर शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब क्या करना है, इस यू स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देना है, तो इधर यू स्क्वायर निगेटिव में है, जब दूसरी तरफ शिफ्ट होता है तो किधर साइन चेंज हो जाता है, तो हो जाएगा 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, या इसको और इजी लैंग्वेज में हम लोग लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि जो दोनों इक्वेशन है हमने किया सेम तरीका है, बस हमने क्या किया है कि हमने सेकंड इक्वेशन जो बनाई थी उसमें v की वैल्यू u प्लस ए टी पुट कर दी थी, और जो थर्ड इक्वेशन बनाई है उसमें हमने t का रिप्लेसमेंट किया है, हमने t की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है। बस यही चेंज होता है, बाकी पूरी चीज़ क्या होती है, बाकी पूरी चीज़ सेम रहती है, कोई उसमें चेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात ये समझनी है कि इस फॉर्मूले में जब आप देखेंगे तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखेंगे तो आपको टाइम मिल रहा है, टाइम मिल रहा है, यू मिल रहा है और एक्सेलरेशन मिल रहा है। लेकिन जब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखते हैं तो आपको टाइम नहीं मिलता कहीं, देखिए। तो जब टाइम ना दिया हो क्वेश्चन में तो हमको थर्ड इक्वेशन लगानी होती है, जब क्वेश्चन में टाइम दिया होता है और बाकी चीज़ें भी दी होती हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। आई होप आप लोग को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसके हम लोग जब न्यूमेरिकल्स लगाते हैं तो ये सब चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती हैं, तब हमको इसका फिजिकल पता चलता है, फिजिकल हम लोग इसका फिजिकली हम लोग एक्सपेरिमेंटली फिजिकली हर तरीके से इसको समझ पाएंगे कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, गुड बाय।